मैंने पूरा देखा जाए तो बेसिकली प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा आयरन रिक्वायरमेंट्स है। If you go extra fetal protein, but if female में menstrual बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है ना, इसलिए आयरन ज़्यादा चाहिए टू मेक मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन। नाउ फेरस फॉर्म जो है वो बेटर एब्जॉर्ब्ड होता है कंपेयर टू फेरिक, लेकिन बॉडी के अंदर जो चलता है वो चलता है फेरिक फॉर्म में। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है? HCl और एस्कॉर्बिक एसिड आर इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट इट इनटू फेरस फॉर्म। देन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? आई विल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? इन द डिओडेनम एंड इन जेजुनम। ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है आयरन का। आयरन का जो है Fe+2 फॉर्म जो है वो क्या कर रहा है? एंटर करता है सेल के अंदर, GI सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ना ये ट्रांसपोर्ट कैसे, मैं PPT दिखा दूंगी वापस। ट्रांसपोर्ट कैसे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फूड पाइप जो आपने बोला। ठीक है, देन जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ब्लड के अंदर? विद द ट्रांसफेरिटीन। किस फॉर्म में जा रहा है? ये बाउंड होता है विद प्लाज्मा प्रोटीन्स और समथिंग, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बाउंड फॉर्म में रहता है, ट्रांसफेरिटीन फॉर्म में रहता है। उसको हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफेरिटीन। ठीक है, और ये जो ट्रांसफेरिन है ये टोटल अमाउंट, इसको क्या बोल रहे हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। मतलब अगर बाइंडिंग कैपेसिटी कब बताते हैं हम? कोई भी हार्मोन है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है या नहीं है। मतलब जब हम थायराइड टेस्ट करा रहे हैं तो बोलते हैं T3 T4 TSH। ठीक है, ये टेस्ट हैं जो हम करने को बोलते हैं। उसके अंदर हम सब्जेक्ट को बोलते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि ये फ्री फॉर्म भी कराना है और बाउंड फॉर्म भी कराना है, इन्वेस्टिगेशन में लिखते हैं। तो उसका मतलब यही है कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बाउंड है या नहीं बाइंडेड है। ठीक है, मतलब स्टोर है या अवेलेबिलिटी उसका कितना है उस पर डिपेंड करता है। इसकी स्लाइड नहीं आ रही है। उसके अंदर PBF कराते हैं तो क्या होगा? सेल का साइज़ कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा। RBC काउंट कैसे हो जाएंगे? जब हम CBC का वो लैब इन्वेस्टिगेशन जो मैंने पहले बोला था वो सारा करा रहे हैं हम, तो इसके अंदर अगेन PBF के अंदर हमें कैसा दिख रहा है? माइक्रोसिटिक सेल दिख रहे हैं। RBC काउंट डिक्रीज़ हो जाता है और हाइपोक्रोमिक हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी के लिए भी आयरन रिक्वायरमेंट है। और MCV और MCH रिड्यूस्ड हो जाएंगे। क्लियर है? ये लिख लो अब, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना, पूरी PPT लिखने की ज़रूरत नहीं है। Just write first 2 or 3 lines. That is sufficient for transport of iron. कैल्शियम और फाइटेट्स का पहले ही लिख चुके हो, है ना? बॉडी के लिए फर्स्ट पॉइंट है। जो एब्जॉर्प्शन है वो मेन फेरस फॉर्म में होता है और जो हम खा रहे हैं वो फेरिक फॉर्म में है। तो उसको कन्वर्ट करना इम्पॉर्टेंट है, वो कन्वर्ट होगा तभी एब्जॉर्ब होगा।
पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो आयरन एब्जॉर्ब हुआ है वो या तो बाउंड फॉर्म में चला जाएगा ब्लड में, या फिर वो फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हम यही करना बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार ही रिपीट करो तो क्या बोल रहे हैं? जो आयरन एब्जॉर्ब हुआ है अब उसका कुछ तो होना है बॉडी में, तो वो क्या होगा, या तो ट्रांसफेरेटिन के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा, बाउंड फॉर्म में रह जाएगा, या फिर वो फीसिस के थ्रू बाहर चला जाएगा। या तो स्टोर होगा या एक्सक्रिएट होगा, बस ये दो ही फॉर्म होंगे ना। तो बाउंड फॉर्म किस में हो रहा है? ट्रांसफेरिन के फॉर्म में। ये सेम रिपीट है पीबीएफ का, जो एनीमिया में हम सारे डायग्नोसिस, जो सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस पढ़ चुके हैं, वही रिपीट है। इसके अंदर पर्टिकुलर हम यही कराएंगे। सॉरी, ये तो पीबीएफ है, इसके बाद है। इसमें आयरन लेवल भी कराते हैं। देन बोन मैरो के अंदर ये सारे चेंजेस होंगे। इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हमें ज़्यादा है लेकिन आयरन नहीं मिल रहा है, तो आरबीसी तो बढ़ेगा। हाँ, वो तो बढ़ेगा, लेकिन आयरन नहीं बन रहा है तो हीमोग्लोबिन उसके अंदर अपीयर नहीं होगा। देन लैब फाइंडिंग्स अदर देन दैट, सीरम आयरन लेवल कराएंगे, टीआईबीसी कराते हैं तो उसके अंदर आयरन लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। टीआईबीसी क्या होगा? बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफेरिन के फॉर्म में बाउंड रहता है लेकिन वो फ्री घूम रहा है जिस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसको जुड़ना है, तो इसलिए बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही आएगा आयरन और वो जल्दी जल्दी बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? इमेजिन करो कि कोई बॉक्स है ना, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास कोई पत्थर है या कुछ भी है, हमें उसके अंदर डालना है, और उस बॉक्स में क्या है, जैसे ही आप पत्थर डालोगे तो वो फुल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पत्थर है ही नहीं, अब हम कितना भी डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो स्पेस तो बना हुआ है, तो इसी के अंदर ये भी हो रहा है। आयरन हमारे पास है नहीं, जो बाउंड फॉर्म के अंदर जो फ्री प्लाज्मा प्रोटीन घूम रहे हैं, जो आयरन को लेना चाह रहे हैं, वो तो वहाँ है पर आयरन नहीं है, तो वो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है उसका? इंक्रीज़ हो रहा है। देन नेक्स्ट मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, बिकॉज ऑफ इसके अंदर क्या हो रहा है? मैचुरेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड फॉलिक एसिड।
पीबीएफ के अंदर हमें क्या दिखेगा? इसके अंदर सेल मैक्रोसिटिक, मैक्रो, मोर कॉमन इंडिया के अंदर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर उसके बाद आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एवरीथिंग इज़ गिवन इन बुक, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पीपीटी है जस्ट राइट डाउन। सब लिखने बैठोगे तो कवर नहीं कर पाओगे टॉपिक। अच्छा, बुक नहीं है, ओके। डोंट राइट वन थिंग अगेन एंड अगेन। अब ये क्या कर रहा है? मैचुरेशन करा रहा है। पैथोजेनेसिस इसका यही है कि मैचुरेशन कराता है। आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा, उसकी वजह से डिफेक्ट है। दैट्स इट, जो पहले पढ़ चुके हो, नथिंग न्यू। नाउ राइट दिस। सोर्सेज क्या है और बॉडी स्टोर कहाँ पे हो रहा है, कितना चाहिए? B12 लीवर के अंदर हो रहा है, 1500 माइक्रोग्राम चाहिए। टोटल रिक्वायरमेंट कितना है? 2 to 5 mg। सोर्सेज अगेन मेन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट। लैक्टोबैसिलाई जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं फॉर B12। देन फॉलिक एसिड कहाँ पे है? 5 to 20 माइक्रोग्राम, और 4 मंथ के अंदर एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो इसका मतलब कि 4 महीने का ये स्टोर करके रख सकता है, उसके बाद फिर बॉडी डेफिशिएंसी में जा सकता है। तो इसलिए उसका डाइटरी सोर्स ज़रूरी है। ये सब नॉनवेज के हैं। मतलब एनीमिया को क्योर करने के लिए ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। लेकिन B12 जो है ग्रीन वेजिटेबल से नहीं मिलता है। और मिल्क यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसमें भी बहुत कम होता है, इसलिए जो वेजिटेरियन होते हैं उसके अंदर B12 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। सोयाबीन का मिल्क आता है उसमें ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू नॉन वेज। इसलिए वेजिटेरियन में अगर कोई आता है, आप पूरी हिस्ट्री लोगे, उसको जीपी बोलते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तब आप पूछोगे, नाम पूछोगे, एज, सेक्स, सारा पूछते हुए जाओगे, फिर उससे पूछोगे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। अगर वो बोलता है वेजिटेरियन तो आप B12 की उसको आंख बंद करके उसका कराओ चेकअप, वो कम ही आएगा। वही तो
आयरन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आयरन तो सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ही होता है कंपेयर टू नॉन वेज, लेकिन B12 का हम बोल सकते हैं। ये 1 ईयर तक चलता है, लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं है कि वो चले गई, कभी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। और B12 इज़ नॉर्मल, वो डेफिशिएंसी रहता ही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन डेली रिक्वायरमेंट उसमें आयरन, बीटरूट फॉर आयरन। देन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये इसके अंदर एक डायग्राम है। ये दिस इज स्टमक, दिस इज इंटेस्टाइन। नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या रिलीज़ होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, वो बाइंड करते हैं जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, B12, वो उसके साथ बाइंड होंगे, फिर उसके अंदर चेंजेस होंगे, वो बाइंड फॉर्म में जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर यहाँ पे जाके ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, देन इट विल अगेन लीड टू B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर। पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा से सिक्रीट होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। वो GIT में बताएंगे। पूरा पिट शेप का होता है और अलग अलग जगह होती है, नेक में अलग होता है सेल, सब जगह अलग अलग सेल प्रेजेंट होती हैं। देन फॉलिक एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। देन दिस इज फॉलेट ट्रैप। फॉलेट ट्रैप करके एक शॉर्ट नोट अलग से आता है, वो मेनली बायोकेमिस्ट्री का होता है, लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि होमोसिस्टीन लेवल जो होता है वो कन्वर्ट होता है मिथियोनिन में, ठीक है। इसको कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, मिथाइल कोबालामीन, जो कहाँ से आएगा, कोबालामीन से। अगर ये मिथाइल कोबालामीन एब्सेंट हो गया, मतलब डाइट में नहीं है, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, हीमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हीमोसिस्टीन का लेवल 2 वजह से इंक्रीज़ होता है। अगर MI है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर है, उसकी वजह से होमोसिस्टीन भी बढ़ता है और दैट विल लीड टू MI। सेकेंड होता है B12 की डेफिशिएंसी से अगेन होमोसिस्टीन लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, ये पूरी साइकिल होगी तभी ये 5 मिथाइल टेट्राफोलेट जो है कन्वर्ट होगा टेट्राफोलेट में, और ये टेट्राफोलेट जो है ये फॉलिक एसिड होता है मेनली, जो DNA सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो अगर ये पूरा स्टेप अगर यहाँ से हट गया तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, DNA मैचुरेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है, ये बना लो, इसको हम फॉलेट ट्रैप बोलते हैं कि फॉलिक एसिड को ट्रैप कर लिया है बिकॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी।
ये आगे का स्टेप जो है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ये सब ये हीमोग्लोबिन बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगेन इट्स अ बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें भी B12 बनाओ इसको, डोंट टेक पिक्चर, क्योंकि फिर ये याद नहीं रहेगा। फॉलेट ट्रैप पर्नीशियस एनीमिया के अंदर इम्पॉर्टेंट है ये होमोसिस्टीन, तो अभी आप हीमोग्लोबिन का होमोसिस्टीन होमो ही है। इसके लेवल कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं इसके अगेन। ये क्या होता है B12 B12 हाँ, मिथाइल ग्रुप आगे जुड़ जाता है तो उसको मिथाइल कोबालामीन बोल देते हैं। अगर मेगेलोब्लास्टिक लिखते हो तो भी ये साइकिल बनाना है। पर्नीशियस एनीमिया के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो भी ये साइकिल बनाना है, मतलब ये साइकिल तो इम्पॉर्टेंट है ही। और अगर एनीमिया के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो B12 जो मेगा सिटिक एनीमिया है मेगेलोब्लास्टिक, उसके अंदर भी आपको ये बना के पूरा डिफाइन करना होता है। और अगेन ये बायोकेमिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, फॉलेट ट्रैप नाम से शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको तो अच्छे से याद कर लेना पूरा साइकिल को। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ पर्नीशियस एनीमिया। जो मैंने अभी यहाँ बताया था, पर्नीशियस का क्या मतलब होता है? पर्नीशियस, व्हाट डू यू मीन बाय पर्नीशियस? इंग्लिश टर्म है ना, हिडन, मतलब छुपा हुआ। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि एनीमिया हमें पता नहीं चलता, सारी इन्वेस्टिगेशन करा लो तो भी पता नहीं चलता, बिकॉज इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। गैस्ट्रिक एट्रॉफी हो जाती है, गैस्ट्रिक एट्रॉफी हो जाती है और उसकी वजह से जो डॉक्टर है वो ये सोचता है कि पेट की कोई प्रॉब्लम है और वो पेट का ही ट्रीटमेंट करे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, B12 नहीं है, इसलिए पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होनी स्टार्ट हो जाती है। लिखना बाद में, पहले समझ लो। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या है? हाथ पैरों में दर्द, सुन्न हो जाना। पेशेंट आके यही बोलता है कि मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे चींटियाँ चल रही है। अगेन इट्स अ साइन ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो। तो कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है कि इसको डायबिटिक का ट्रीटमेंट करना है कि इसको पर्नीशियस का करना है, या क्योंकि पर्नीशियस बहुत सी बार भूल जाता है, या फिर इसको गैस्ट्रिक एट्रॉफी का ट्रीटमेंट करना है। मेनली इसको इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए ताकि वो B12 को एब्जॉर्ब करें। वो बहुत से कॉजेज़ होते हैं, है ना, हो सकता है वीकनेस हो सकता है कोई मिनरल डेफिशिएंसी हो, सुन होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बहुत सारों के क्लिनिकल फीचर है। वन ऑफ द क्लिनिकल फीचर मैं इसका बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम था वो रह गया। ये जो है, अगर इसके अंदर पूरा एट्रोफाइड हो जाएगा, मतलब जो स्टमक का जो लेयर है वो एट्रोफाइड हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से पैराइटल सेल से क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा,
जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ है ही नहीं, तो ये जो B12 है ये नॉर्मली ऐसे ही आ जाएंगे और ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए उस पेशेंट को एनीमिया हो रहा है। B12 की डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा है, मेनली कौन नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। डाइट में तो B12 अच्छा जा रहा है, इसलिए उसको B12 देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेन हमें क्या करना है, इंट्रिंसिक फैक्टर देना है। हाँ होता है सब, है ना। और PBF के अंदर अगेन रिवर्स हो जाएगा ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। सेल कैसे दिखेंगे, मैगुलोब्लास्ट दिखेंगे, MCV MCH इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड दिखेंगे, रेड सेल्स। राइट इट डाउन। तो पर्निशियस एनीमिया अगर आ जाता है शॉर्ट नोट, तो पहले उसके कॉजेज़ लिखने हैं, देन क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं सारे, डायग्राम बनाना है एट्रॉफी का, और फिर लैब इन्वेस्टिगेशंस, देन ट्रीटमेंट। B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो है IF रिलीज़ होता है फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो बॉडी खुद रिलीज़ कर रही है। इस केस में जब हमने इसमें पिछले वाला केस बताया था स्टमक वाला, तो उसमें ये होता है कि वो जो जिनसे कम होगा B12 कम था, मैगेलोब्लास्ट में तो क्या हो रहा है, डाइट से ही कम जा रहा है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना, पेट में कोई प्रॉब्लम है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है ना, या डिजेंट्री या कॉलोनिक बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्दी नहीं है, उन सारे रीज़न की वजह से B12 डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर ही कम है, मतलब गैस्ट्रिक एट्रॉफी हो गया और इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है, तो उसको कितना ही B12 दो, रिकवरी नहीं होगी। टेस्ट कराते हैं हम, अंदर कॉलोनोस्कोपी और ये सब करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। इसके अंदर डायग्राम आप पिंक कलर से बना सकते हो, है ना, न्यूक्लिएटेड सेल बना सकते हो इसके अंदर, और उसके अंदर क्या करोगे आप, सेल का साइज़ छोटा कर दोगे आयरन डेफिशिएंसी में। न्यूट्रोफिल कम हो जाता है, जिसके भी पीछे नहीं आ रहा डिक्रीज। ये WBC में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये टर्म अभी बोला ही नहीं, ये छोड़ दो। थ्रम्बोसाइटोपिनिया इस प्लेटलेट के लिए बोला है, कम हो जाएंगे प्लेटलेट काउंट। थोड़े से कम हो जाना देन बोन मैरो के अंदर क्या होगा, मैगेलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, एबनॉर्मल माइटोसिस हो जाएगा, मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिफ़र कर जाएगा, नॉर्मल जो रहना चाहिए वो नहीं हो कर के, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो रिग्रेस नहीं हो रहा है और मैचुरेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, बस उसको बोलने का वे अलग हो गया है, बाकी सब एनीमिया ही चल रहा है और सारे सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स सब सेम ही लिखने हैं आपको, कॉजेज़ डिफ़र कर रहे हैं बस।
सिलॉइक डिजीज़ मतलब कॉलोनिक डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। ट्रॉपिकल स्प्रू इस एलर्जिक कंडीशन है, किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल किसी को ग्लूटेन से होता है एलर्जी जो वीट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो वीट नहीं खा सकते, उस कंडीशन में भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाता है। ये सारे जो डिजीज़ेज़ हैं आप पैथो के अंदर सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, ठीक है। डिटेल में आएगा ये ट्रॉपिकल स्प्रू और इसके ऊपर शॉर्ट नोट और ये सब आता है। देन इम्पॉर्टेंट क्या है मेगेलोब्लास्टिक के अंदर, पेशेंट को फर्स्ट मैंने क्या बोला पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, सेकंड ग्लोसाइटिस हो जाएगा, उसकी जो टंग है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो बोलेगा मुझे बार बार छाले होते हैं, ठीक है, या फिर मेरे टंग के यहाँ पे कट लग जाता है, ठीक है। तो इट्स अगेन अ फीचर ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो अगर पेशेंट आपको एनेमिक दिख रहा है और उसकी टंग कटी फटी है तो आप समझ लो कि इसको हो सकता है B12 डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड के साथ हम देते हैं उसको। देन अगेन सेम है, क्लिनिकल फीचर में आप दो चीज़ें और इसके अंदर ऐड कर दोगे विथ एनोरेक्सिया, फ्लैचुलेंसी, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वर्टिगो, वीकनेस, फटीग, उन सब के साथ दो चीज़ें और ऐड हो जाएगी, दैट इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ग्लोसाइटिस, दैट्स इट। फिर सारे फीचर्स तो हैं ही कि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पुअर डाइट है, स्टारवेशन की कंडीशन है, हाईलाइट कर दो उसको ग्लोसाइटिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर मेगेलोब्लास्टिक और ये आते हैं तो पर्नीशियस, तो उसके अंदर ये 2 पॉइंट तो हाईलाइट करके लिखना है। बाकी सब रिपीट है जो आप पहले लिख चुके हो। अब क्विकली एक बार रिवाइज कर लो वापस। एनीमिया के अंदर सब लिखना है। अगर एनीमिया इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आयरन डेफिशिएंसी, मेगेलोब्लास्टिक, पर्नीशियस, सब कुछ आएगा उसके अंदर। और अगर पर्टिकुलर शॉर्ट नोट पूछ लिया है तो आपको जो उसके कॉज हैं वो लिखने हैं, फिर जो एनीमिया के पॉइंट्स थे वो भी इसके अंदर डालना है। एनीमिया इज़ इम्पॉर्टेंट ब्लड के अंदर, इसलिए इसको ब्लड तो रट ही लेना है, बिल्कुल ऐसे कि नींद में भी पूछ ले तो आता है। पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को तो मैं बोलती हूँ कि ब्लड को पी जाओ, मतलब कि ब्लड ऐसा कर लो कि तुम्हें आधी रात में भी उठा के पूछे कि बताओ आरबीसी का फेट ऑफ आरबीसी या फेट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो वो उठ के टटर टटर बोल के ख़त्म हो जाए, मतलब ऐसे याद होना चाहिए ब्लड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर फॉलेट ट्रैप लिख दो, FOLATE, फॉलेट, TRAP, ट्रैप। जल्दी से रिवाइज कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। This is all about anemia.
अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं यहीं स्टॉप करूं, अदरवाइज़ हीमोग्लोबिन करा दूं। ठीक है, पढ़ लो एक बार। एनीमिया के अंदर कोई डाउट हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई टर्म, तो वो देख लो। आप जितना लिख रहे हो उतना भी एग्ज़ाम में लिख के आ गए ना, दैट सफिशिएंट। इंक्रीज, ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज, पीनिया इज डिक्रीज एंड पल्सेस इज इंक्रीज, साइटोसिस इज ऑल्सो इंक्रीज, ल्यूकोसाइटोसिस टर्म जो है। क्लियर है सारा? दैट्स ऑल अबाउट आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कल देखते हैं। एनीमिया के अंदर डेफिनेशन, देन क्लिनिकल फीचर्स, उसके क्लासिफिकेशन, उसके कॉजेज विद क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन लैब इन्वेस्टिगेशन, देन ट्रीटमेंट, उसके पहले आयरन डेफिशिएंसी, मेगलोब्लास्टिक एंड पर्नीशियस, उनको भी अलग अलग डिफाइन करना है विद देयर डेफिनेशन, विद देयर कॉजेज, विद देयर क्लिनिकल फीचर, लैब इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट।